Hello guys, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu law. आज हम इसमें देखेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इसमें 6 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शंस हैं 30. ईच एंड एवरी सेक्शन को हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेफ्ट साइड पे जो लिखा है 25 ऑफ 1955, इसका मीन्स है जो एक्ट है 25 नंबर पर आता है. 1955 में इस एक्ट को बनाया गया. राइट साइड पे जो लिखा है 18 मई 1955 में इस एक्ट को इन्फोर्समेंट किया गया. अब हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ हिंदू वर्ड. जो हिंदू वर्ड है ये अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र इंक्लूड नहीं होता, ये एक फॉरेन ओरिजिन है. जो हिंदू वर्ड है ये ग्रीक के लोगों के यहाँ पर रेसिडेंस करने के बाद इस रेसिडेंस को हम बोलने लगे एज ए इंडस वैली. जो इंडस वैली था वो नेशन को हम बोलने लगे इंडियो. जो ये इंडियो वर्ड था लेटर बिकम एज ए बन गया हिंदू. जो जहाँ का हिंदू तो बन गया बट इसके बाद जो इसकी नेशन थी उसे बोलने लगे एज ए हिंदुस्तान, और जो जहाँ के लोग थे उसे एज ए बोलने लगे हिंदू. हिंदू जो वर्ड है अगर हम हिस्ट्री के रिगार्डिंग देखें तो ये एक सिर्फ इंडिकेट रिलीजन को नहीं करता, इसके साथ साथ ये एक नेशन को भी इंडिकेट करता है. मीनिंग ऑफ हिंदू मैरिज. जो हिंदू मैरिज है अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू लॉ इसका मीनिंग देखें, ये एक संस्कार है, एक सैक्रामेंट्स है जिसे हम हॉली संस्कार मानते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में मैरिज को एक बहुत अच्छा माना गया है, एक संस्कार माना गया है, एक सैक्रामेंट्स माना गया है, हॉली सैक्रामेंट्स. इसे हम एज ए कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं करते, इसे हम एज एक पवित्र रिश्ता मानते हैं, एक हॉली संस्कार मानते हैं. ये हिंदू लॉ का एक कस्टम है, यूजेस है, जो बहुत टाइम से ये चीज़ कंटिन्यूस हो रही है हिंदू लॉ में, जिसे हम वैलिड मानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुस्लिम लॉ में निकाह से पहले लड़का कुछ अमाउंट फिक्स करता है, ड्यूरिंग निकाह के टाइम जो लड़की को पे करता है, वो वहाँ का कस्टम है, यूजेस है. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में दैट इज़ मैरिज अ वैलिड मैरिज. बट ये हमारे हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है, बिकॉज इसे हम एक सैक्रामेंट्स मानते हैं, हॉली संस्कार मानते हैं, इसलिए इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते. ऑल सेरेमनी परफॉर्म होने के आफ्टर देन ही किसी भी मैरिज को एज ए वैलिड कंसीडर किया जाता है. इसके लिए हम 2 मैगजीम देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट मैगजीम का मीन्स है आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ दूसरे के साथ रहेंगे, लॉ ऑफ नेचर है. सेकंड मैगजीम का मीन्स है आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ को कंसीडर वन इन लॉ, हस्बैंड एंड वाइफ को कंसीडर वन किया जाएगा, लॉ ऑफ नेचर. अब इसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं मैरिज में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. अब हम उससे देखेंगे कन्यादान एंड शपथपदी. कन्यादान का मीन्स है फॉर्मल डोनेशन. फॉर्मल डोनेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र एक फादर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे, बिकॉज मैरिज को हम एक संस्कार मानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, एक सैक्रामेंट्स मानते हैं. इसीलिए एक फादर की ड्यूटी बनती है कि वो इसे एक कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बनाकर एक अपनी बेटी का कन्यादान करता है कि उसकी बेटी अच्छे वे में आगे की लाइफ को परस्यू कर सके. ऑल सेरेमनी परफॉर्म होने के बाद ही हम किसी मैरिज को वैलिड मानते हैं. अनफॉर्चुनेटली फादर की एब्सेंट में डॉटर के गार्डियंस भी उसका कन्यादान कर सकते हैं, बिकॉज हिंदू लॉ में मैरिज को एक बहुत अच्छा माना गया है, पवित्र माना गया है. इसीलिए इसमें एक फादर की ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं. सेकंड हम देखेंगे शपथपदी. शपथपदी के मीन्स से पता चल रहा है गाइस, शपथपदी मीन्स 7 फेरे. मैरिज में जो फेरे होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ईच एंड एवरी मैरिज में
कोई भी मैरिज ले लो, चाहे सिखों की मैरिज हो, चाहे बेदी के फेरे हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब के फेरे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। सप्तपदी का मीन्स है जो 7 फेरे होते हैं, वो जो फायर होती है उसे हॉली मानकर ब्राइड एंड ग्रूम उसके अराउंड 7 फेरे लेते हैं, जो जिसके बाद ही उसे एक वैलिड मैरिज माना जाता है। ये बेसिक इम्पॉर्टेंस हैं हिंदू मैरिज के। नॉर्मल जेन्युइन जब हम शादियों में जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेदी के फेरे होते हैं जो वो सप्तपदी में इंक्लूडेड होते हैं, उसे हम सप्तपदी बोल सकते हैं। वैसे तो कोई भी मैरिज होती है जो उसमें फेरे होते हैं उसे हम वैलिड मानते हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके हम देखेंगे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था 1955, उससे पहले के कुछ एक्ट थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1829 में सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया बाय लॉ एंड इसे ऑफेंस डिक्लेयर किया गया राजा राम मोहन राय जी द्वारा। सती सिस्टम के नाम से पता चल रहा है कि प्रीवियस टाइम में जब मैरिड लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो हस्बैंड का जब क्रीमेशन होता था, लिविंग लेडी का भी उसके साथ ही हस्बैंड के साथ क्रीमेशन हो जाता था। लोग ऐसा प्रीवियस टाइम में करते थे, बट 1829 में इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया बाय लॉ एंड ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। अब के सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे 1856 में हिंदू विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ। विडो के नेम से पता चल रहा है कि जो मैरिड लेडी होती है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लिविंग लेडी को हम विडो बोलते हैं। 1856 से पहले उसके पास, मैरिड वुमेन के पास कोई राइट नहीं होता था विडो के पास कि वो अपनी री मैरिज कर सके, बट 1856 में जो एक्ट पास हुआ इसके बाद उसके पास एक राइट है विडो के पास, वो अपनी री मैरिज कर सकती है। 1860 में आईपीसी में प्रोहिबिटेड है पॉलीगैमी मैरिज। कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे आईपीसी में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलीगैमी का मीन्स है वन टाइम पे मोर मैरिजेस। ये एक ऑफेंस है, इसके साथ रिलेटेड सम सेक्शंस हैं जो आईपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है। आगे की वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ, बट इसमें हिंदू एक्सक्लूडेड थे। आफ्टर अमेंडमेंट 1923 में अमेंडिंग स्पेशल मैरिज एक्ट इंटररिलीजियस एंड सिविल मैरिजेस बिटवीन हिंदूज, बुद्ध, सिख, जैन एक्सेट्रा, इस मैरिज को भी लीगलाइज्ड माना गया। नेक्स्ट है 1869 में इंडियन डिवोर्स एक्ट पास हुआ। 99 में आनंद मैरिज एक्ट को भी लीगलाइज्ड माना गया। आनंद मैरिज को हम एज ए आनंद कारज भी बोलते हैं। आनंद कारज मैरिज मीन्स जो हम गुरु ग्रंथ साहब के फेरे होते हैं, नॉर्मली ये सिखों में होता है, गुरु ग्रंथ साहब के फेरे होते हैं, उसे हम एज ए आनंद कारज मैरिज बोलते हैं। ये 99 में एक्ट पास हुआ था, इसे भी हम एक वैलिड मैरिज मानते हैं। 1946 में मैरिड वुमेन के पास एक राइट है, वो सेपरेशन कर सकती है एंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। 1946 में ये एक्ट भी पास हुआ। जब किसी की भी मैरिज होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बोथ पार्टीज डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली रेसिडेंस नहीं कर सकते, और वो बोथ पार्टी डिसाइड करते हैं कि अभी हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, रेसिडेंस सेपरेट कर सकते हैं। तो मैरिड वुमेन के पास ये राइट है कि वो अपना रेसिडेंट सेपरेट कर सकती है एंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये एक्ट भी 1946 में पास हुआ। 1949 में इंटररिलीजियस मैरिज एक्ट भी लीगलाइज्ड माना गया। अब हम देखेंगे हिंदू कोड। जो हिंदू कोड था 1947 में लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया गया बाय रॉक कमेटी एंड इंट्रोड्यूस्ड किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 में, एंड 9 अप्रैल 1948 में इस एक्ट को सिलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में।
नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका मीन्स है जब कोई भी एक्ट बनता है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों हाउसेस में बिल पास होने के आफ्टर देन फर्दर प्रोसीडिंग होती है। देन कोई भी बिल फिर ही आगे की बनता है और आगे की प्रोसीडिंग होती है। इसके साथ साथ और 3 ऐसे बिल थे जो बहुत इम्पोर्टेंस थे, जो हिंदू लॉ के साथ ही बनाए गए थे। हम उसे भी देखेंगे। फर्स्ट था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसे भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड लास्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस क्या था। जब भी कोई एक्ट बनता है वो किसी रीज़न से ही बनता है। इसका हम देखेंगे कि इसका मेन पर्पस क्या है। इसका फर्स्ट जो पर्पस है, ये एक अमेंडेड लॉ है, एक कॉडिफाई लॉ है। टाइम टू टाइम अगर कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं तो गाइस ईच एंड एवरी लॉ में होते हैं। इसके साथ ये जो मैरिज है ये हिंदू एंड अदर्स के बीच जो इंटररिलीजियस मैरिजेस होती हैं उस पर एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ अमेंडिंग एंड कॉडिफाई होने के साथ साथ ये एक शास्त्रिक लॉ है और इसमें सेपरेशन, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। इसके साथ हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ये जो एक्ट है ये ऑल हिंदूज़ पर, जो हिंदूज़ के ऑल सेक्शन है उस पर एप्लीकेबल होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदूज़ के कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हिंदूज़ में इंक्लूडेड होते हैं, हुज आर हिंदू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।